नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इराक के एक बड़े इलाके में गृह युद्ध के हालात हैं और इस संघर्ष में वो तमाम भारतीय फंस गए हैं जो अपने परिवार की उम्मीद बनकर वहां पैसा कमाने गए थे। इस वक्त इराक में करीब 10,000 भारतीय हैं और इनमें से सबसे ज्यादा फिक्रमंद वो परिवार हैं जिनका बेटा, भाई या पति इस वक्त अगवा हैं। मोसूल में 40 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है। उनकी सलामती की दुआएं हो रही हैं। वहीं 46 भारतीय नर्सें भी तिक्रीत के एक अस्पताल में एक तरह से कैद हो गई हैं। शुरू में भारत सरकार से मदद की गुहार लगाने वाली इन नर्सों में से कई ऐसी हैं जो संकट की इस घड़ी में भी इराक से लौटना नहीं चाहती हैं। आखिर क्यों? देखिए ये खास रिपोर्ट। दहशतगर्दों से घिरे इराक में हालात कितने खतरनाक हैं। इराक के तिक्रित शहर में फंसी 46 भारतीय नर्सों से पूछी। फोन पर रिकॉर्ड की गई इनकी आवाजें ये बताने के लिए काफी हैं कि वे जिस अस्पताल में मरीजों की जान बचा रही हैं, उस अस्पताल के चारों तरफ कभी बम फटता है तो कभी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। ये शहर खुद को सुन्नी जिहादी बताने वाले ISIS के आतंकवादियों के कब्जे में आ चुका है। Now we are in Baghdad. We are also in Baghdad Medical City Hospital. In the city, nowadays we are facing Baghdad, but we don't know what will happen tomorrow. But anyway, we don't want to continue here. Don't want to continue here. We want to come back to India. 46 हिंदुस्तानी नर्सें तिक्रित शहर के इसी टीचिंग अस्पताल में एक तरह से कैद हैं। आतंकवादियों ने उन्हें अस्पताल से बाहर निकलने से मना कर दिया है। तिक्रित शहर इराक के पूर्व तनाशाह सद्दाम हुसैन का गृह इलाका था। ISIS के आतंकवादियों ने इस शहर से सरकारी फौजियों को खदेड़ दिया है, लेकिन इसी के साथ भारतीय नर्सेस की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। दक्षिण भारत की ये ज्यादातर नर्सें आर्थिक रूप से बदहाल परिवारों की उम्मीद है, लेकिन इन पर दोहरी आफत टूटी है। एक तो गृह युद्ध में फंसने का खतरा, दूसरा तनख्वाह के भी लाले। जानकारी के मुताबिक भारतीय नर्सों को $750 प्रतिमाह की तनख्वाह पर इस अस्पताल में रखा गया था, लेकिन खून खराबे के बीच ही उनकी तनख्वाह घटाकर $200 कर दी गई। और तो और फरवरी में आई 16 नर्सों को तो तब से ही तनख्वाह नहीं मिली है। भारतीय दूतावास के अनुरोध पर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने उनसे संपर्क किया और खाना पानी मुहैया कराया। They are all fine, 46 of them. They are doing well. They did not have any immediate needs. My understanding is that they have been able and they are in touch and contact with their families. हैरत की बात यह है कि मदद की गुहार लगाने के कुछ ही घंटों बाद अब वही नर्सें वहीं रहने को तैयार हो गई हैं। दरअसल सुन्नी आतंकी गुट ISIS ने भरोसा दिलाया है कि वो उन्हें पूरी तनख्वाह देंगे। नर्सों का कहना है कि फिलहाल वे अस्पताल में सुरक्षित हैं। फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, लेकिन पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। बमबारी की वजह से इंटरनेट कनेक्शन कट गए हैं और उन्हें पता नहीं कि उनके फोन कब चालू हो। वैसे भी महीनों तनख्वाह न मिलने के बाद नर्सों ने एजेंट से लोन लिया था और जिसे चुकाए बगैर वो हिंदुस्तान नहीं लौट सकते। ज्यादातर ने इराक जाने के लिए दलालों को मोटी फीस चुकाने के लिए कर्ज लिया था। सवाल यह है कि क्या कुछ लाख के लोन के लिए इन नर्सेस की जान जोखिम में डालना ठीक है? और क्या सरकार को इनका लोन चुकाकर उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए जोर नहीं लगाना चाहिए? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इसी अस्पताल में अमेरिका के भी कुछ कर्मचारी थे, लेकिन शहर पर आतंकियों के कब्जे से ऐन पहले अमेरिका ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। तो आखिर हमें देर से क्यों होश आया? और इस मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं ऑल इंडिया नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष उषा कृष्ण कुमार, हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN के न्यूज डायरेक्टर राधा कृष्ण नायर, इसके अलावा द हिंदू के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर प्रवीण स्वामी भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। उषा जी, हम 40 जो भारतीय अगवा किए गए हैं उनकी बात लगातार कर रहे हैं कल से, लेकिन ये जो 46 नर्सों का मामला है वो पहले गुहार लगा रही थी कि भाई हमें निकालो यहाँ से, अब वो कह रही हैं हम यहाँ ही महफूज हैं। एक वो स्टॉकहोम सिंड्रोम भी होता है या एक सरकार का या अस्पताल का दबाव होता है कि नहीं नहीं अभी यहीं रहिए, वो दबाव में ऐसा कह रही हैं। वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन क्या है इस वक्त नर्सेज को लेकर? एक्चुअली 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो खुद उन लोगों ने पहले सोचा कि अच्छा होगा कि वो उधर ही रहने से
बिकॉज वो तो 2 लाख देके उधर जॉब मिला है जी, और दे आर नॉट फ्रॉम अ वेरी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड, सो दे थॉट इट इज बेटर टू स्टे ऑन। दबाव है ये दरअसल कि कहीं नौकरी ना चली जाए, ना घर के रहे ना घाट के, यही बात कि वापस आ गए, वापस फिर इराक भी नहीं जा पाएंगे। हाँ जी, यही बात है, मेन बात यही है। एंड दूसरी बात, अभी अगर वो जाना वापस आना भी चाहते हैं, इट इज वेरी अनसेफ। बिल्कुल। हाँ, दो ISIS टारगेट तो इंडियंस नहीं है, उधर का अभी का रेजिम के खिलाफ है, बट एनीथिंग कैन हैपन व्हेन। और जिस इलाके में वो फंसी हुई है वहां पर पूरा ISIS का कब्जा है इस वक्त। हाँ जी, हाँ जी, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। दे आर गेटिंग फूड, वाटर, एवरीथिंग मिल रहा है, लेकिन क्या करना, उधर दे आर स्टक इन दी हॉस्पिटल। राधा, क्या उनकी हालत ऐसी है कुछ कि वो जान बची तो लाखों पाए, कि जान तो बची हुई है, तिकरीत में फंसे हुए हैं, निकल सकते नहीं है। 2 लाख रुपए जैसा उषा कह रही थी कि हमने दिए थे नौकरी पाने के लिए। अब खबर ये भी आ रही है कि जो $750 उन्हें पर मंथ मिलने थे, अब उनको कहा जा रहा है $200 लो और काम करो, तब भी उनको करना पड़ रहा है। यही हालत है अभी वहां पर। हाँ, वही मैंने केरला चीफ मिनिस्टर से बात किया था, उन 15 नर्सेस उनको फोन किया था इराक से कि बोलो कि हमको वापस ले आओ। 70 फैमिली हम केरला में जो है उसका पेरेंट्स केरला चीफ मिनिस्टर से बात कर चुका, तो उन्होंने इनके हिसाब से 70 to 75 लोग नर्सेस है उधर इराक में अभी फंसी हुए है। अभी वापस आने के लिए उन लोग बोल रहा है कि रेड क्रॉस बोल रहा मत जाओ, खिड़कियों के सामने मत खड़े हो जाओ, सेफ रहो जब तक ये एक थोड़ा कोई फोर्सेस आ जाएगा, ये मिलिशिया थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक जाने में इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकती है? वो निकलना भी चाहते हैं पर पैसे बीच में, उन्होंने कर्जा ले रखा है, मतलब वो चारों तरफ से फंसी हुई है दरअसल। बहुत सारे जो फैमिलियों से हमने बात किया था केरला में, बहुत सारे बच्चे को बगदाद भेजना होता तो वो बहुत डिफिकल्ट। वैसे गल्फ कंट्रीज में 60,000 नर्सेस काम करता हूँ, बट इराक में जाना, क्योंकि सबको पता है इराक कितना खतरा। 1990 में मजबूरी के चलते जाना पड़ रहा है, कोई खुश होकर नहीं जाता। 1990 क्योंकि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी डिसाइड करता है इसको कहाँ भेजना होता है। रिक्रूटमेंट एजेंसी बोला आपको गल्फ में लेके जाता है, गल्फ में जाने के बाद उसको बता देती थी इराक में है, तो मजबूरी हो गया। जैसे 2 लाख रुपए दे दिया तो जहाँ पे बोला उधर ही जाना पड़ेगा उनको। तो केरल के मुख्यमंत्री से आपने बात की, वो क्या रास्ता निकाल रहे हैं? देखिए, ये नर्सेज, हमारी पूरी संवेदनाएं इनके साथ है, ये फंसी हुई है। अगर वो आज ये कह रही है हम नहीं आना चाहते, तो वहां कहीं ना कहीं पैसा उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने कर्ज ले रखा है। तो ऐसे में सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी है राधा? नहीं, सरकार के पास क्या स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो भी केरला सरकार जो करना चाहता है वो MEA के थ्रू ही कर सकता है। हाँ, तो अभी दोनों में समन्वय तो हो सकता है। वो तो समन्वय, तो अभी तो बोलो कि जस्ट सेफ है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो पंजाब से जो है उनके और इनके डिफरेंस क्या है कि इनसे रोज बात होता है, केरला में अपने फैमिली से बात होता है, उनको खाना मिलता है, इंटरनेट का कनेक्शन है। सो उनके दरअसल तो वो हॉस्टेज हैं, वो फंसे हुए हैं, फंसे हुए, बट सोल्यूशन केरला गवर्नमेंट नहीं निकाल सकता अभी। यूनियन गवर्नमेंट, जैसे सुषमा स्वराज बोल रहा, मेरा केरला चीफ मिनिस्टर से बातचीत ही हो रहा था, बातचीत से आश्वासन हो रहा और कुछ नहीं हो रहा अभी। प्रवीण, ये बड़ी कैच 22 वाली सिचुएशन है, इसमें रास्ता क्या निकल सकता है? देखिए, उनका दर्द भी हम समझते हैं, उनकी मजबूरी भी समझते हैं। अब वो आज ये कह रही हैं नहीं हम यहीं पर ठीक है, महफूज हैं, उसके पीछे सोच क्या है उसका भी हमने विश्लेषण किया है। केरल सरकार और हमारा विदेश मंत्रालय कुछ कर सकता है क्या इस बारे में? खैर, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। हकीकत ये है कि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारे लोग दुनिया के चारों कोनों में बहुत खतरनाक हालातों में काम करते हैं। इस वक्त सैकड़ों हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, जहां के हालात आपको पता है। पीछे लिबिया में जंग हुई थी, वहां से भी कुछ लोग निकलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगा कि थोड़े ही वक्त में जंगबारी खत्म हो जाएगी और वो उसके बाद दोबारा अपनी नौकरी शुरू कर ले पाएंगे। और ये भी संभव नहीं है कि हजारों लोगों के कर्ज, हजारों लोगों की घरेलू मुसीबतें, उन सब की जिम्मेदारी भारत सरकार ले। बिल्कुल। हकीकत ये है कि ये सिर्फ हिंदुस्तानियों का मसला नहीं है। पाकिस्तान के लोग, फिलीपींस के लोग, बहुत सारे गरीब मुल्कों के लोग अपनी जान को खतरे में डाल के वहां काम कर रहे हैं। अब ये पेट की मजबूरी है, और अगर कोई वापस आने को तैयार नहीं है तो कोई इस हालात में जबरदस्ती वहां पुलिस भेज के किसी को खींच के तो लेके नहीं आ सकते। ये हर एक इंसान की अपनी डिसीजन है, और अगर लोग हिम्मत करते तो एक सारे तरह से मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा जेस्चर भी है
आखिर तिक्रीत के या किरकुक के लोगों को इससे ज्यादा सहायता का मौका कोई नहीं है। ऐसे ज्यादा जरूरत का वक्त कोई नहीं हो सकता है। और अगर हमारे लोग वहां हिम्मत करें और इस वक्त में रहें तो मेरे ख्याल से वहां के लोग उनकी जहां तक हिफाजत कर सकते हैं जरूर करेंगे। प्रवीण, बाकी ये इंडिविजुअल डिसीजन ये तो ऑप्टिमिज्म वाली बात होगी ना, कुछ ज्यादा ही आशावादी आप हो रहे हैं कि वहां पर मुश्किल हालात हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। दरअसल ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला काम हो जाएगा ना, कि मजबूरी है, सर पर तलवार लटकी हुई है तो आप वहां पर नर्स का काम भी करते रहेंगे। देखिए, हकीकत ये है कि मतलब तलवार सर पे रखी तो है, लेकिन ये सिर्फ कोई भारत के वहां वर्कर्स पे नहीं रखी है, पूरी आबादी की ये हालत है। लाखों रेफ्यूजी हैं जो इधर उधर भाग लिए हैं, और जो लोग नहीं भाग पाए ऐद मौके पे वो फंसे हुए हैं। यहां किसी ने हमारे वर्करों पे अभी तक हमला नहीं किया है, उनके साथ कोई छेड़खानी या गलत बात नहीं हुई है। और हकीकत ये भी है कि कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता है। जब रेड क्रॉस गई थी, उनसे बात की, वो उस वक्त आना नहीं चाह रहे थे, और जब लोग आना नहीं चाहते हैं तो क्या किया जाए। यहां से कोई फौज तो भेजी नहीं जा सकती कि जबरदस्ती लोगों को घसीट के लाया जाए जी। तो अब बस यही है कि हम सब दुआ कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ ना हो, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता। कड़वी हकीकत है, लेकिन हकीकत यही है। बिल्कुल, ये हकीकत है, कड़वी ही सही। लेकिन राधा, क्या वक्त ये भी आ गया है कि भारत सरकार को, खास हमारे विदेश मंत्रालय को और राज्य सरकारों को, जहां से ज्यादातर लोग बाहर काम करने जाते हैं, कुछ हमें एक तालमेल बनाना होगा, कोई एक व्यवस्था तो बनानी होगी ना। अब हम कहने लगे सरकार क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही, दरअसल सरकार अभी कुछ कर नहीं सकती है, ऐसे हालात हैं। अगर विदेश मंत्री आज हमें बता रही हैं या विदेश मंत्रालय बता रहा है कि सुराग मिले हैं, सुरक्षित हैं या नहीं, अभी हम कह नहीं सकते। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो कंपनी है, कंपनी के जो करता धरता है, उनसे बात हो रही है, वो कंपनी वाले जो आतंकी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में आप सिर्फ कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए कोई हम एक रोड मैप भी बना सकते हैं कि ऐसे हालात फिर से ना उभरे। वो केरला में भी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया था। जो भी जा रहा था, गवर्नमेंट के परमिशन, गवर्नमेंट से पूछ के जाने के लिए कि इधर सही है गलत है। हाँ। ये बगदाद में बहुत सारे 1990 के एक्सपीरियंस एक है इंडियन के बाद 1,10,000 लोगों को उस टाइम इवैक्यूएट किया था 1919 में। एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक हार्ड जोन है। एक गवर्नमेंट परमिशन के साथ जाता है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी आपके मनमानी से ये करता है, हमको एक बार पता करना पड़ेगा। उनके डॉलर्स तो अच्छे लगते हैं जो वो भारत लेकर आते हैं, हम उनका ख्याल क्यों नहीं करते। मेरा देखिए राधा, सारी दुनिया जानती है कि आप इराक हो और बहुत देश में भारतीय जाते हैं, उनके वहीं पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, ना वो वापस आ सकते हैं, वहीं फंसकर वो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। क्या विदेश मंत्रालय को ये बात पता नहीं है? क्या हम कुछ कदम नहीं उठा सकते? हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। इधर बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, गले मिलाते चले जाती है। ये सब इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज कहेंगे वोटिंग राइट्स के ऊपर बहुत सारे लोग गल्फ में बोलते हैं, बट ये सब इश्यूज एक्चुअली इतना पैसा इन लोग लेके आ रहा, तो इनको ये करना चाहिए। करने की कोशिश तो केरला में एक नोरका करके एक मिनिस्ट्री है ये सब चीजें देखने के लिए, क्योंकि हाल में 2 लाख लोग वापस आ गया, गल से नौकरी नहीं है, तो उनका देयर इज सम सिस्टम केरला में है। बट ये एक नया वेकअप कॉल है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, केरला गवर्नमेंट के लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए। जैसे जहां से बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे जाता है, जो अमेरिका जाएगा तो आपका रूल्स एंड गल्फ में जब रूल्स नहीं होता है, अमेरिका में जाएगा कोई आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता, कोई आपके खुद नहीं। एक गल्फ में ये प्रॉब्लम है सेमी स्किल लोगों को, ये बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है। अफ्रीका में प्रॉब्लम है ये। हाँ, अफ्रीका में प्रॉब्लम है, गल्फ में, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इंडिया में गल्फ में रहता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन लोग गल्फ कंट्रीज के साथ मिला के कुछ करना पड़ेगा। प्रवीण, जब कुछ हो जाता है तब हम हाय हल्ला हाय तौबा क्यों मचाते हैं? कुछ बातें हैं जिन पर तो हम एक व्यवस्था, एक सिस्टम बना सकते हैं ना, कि वो चीजें ना हो। फर्ज कीजिए पासपोर्ट की बात की, भाई पासपोर्ट जब्त नहीं होगा अगर भारतीय बाहर काम करने जा रहा है। हेलो जी प्रवीण, आपसे था सवाल ये। लगता है आपकी आवाज नहीं आई, आप जरा सवाल प्रवीण, अभी शायद कुछ दिक्कत आ रही है, हम उसे ठीक करते हैं। लेकिन उषा जी, ये सिस्टम हम क्यों इन प्लेस नहीं कर सकते हैं? ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? पता नहीं है, 3 साल पहले लीबिया में ही भी ऐसा ही हुआ था। उसी टाइम भी यही सेम थिंग हैपेंड। हमारे गवर्नमेंट तो, लेकिन उस टाइम हमारे
ओवरसीज मिनिस्ट्री ने जल्दी उन लोगों को इवैक्यूएट कर पाए। वो बहुत नर्सेस भी थे इधर आके, अभी वो लोग वापस भी चले गए। लेकिन एज मिस्टर राधाकृष्णन ने बोला, एक गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए जहां हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज को एक वी हैव टू कंट्रोल देम एंड आल्सो इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी थ्रू गवर्नमेंट। तो तभी ये सब कुछ कंट्रोल आ सकते हैं। अभी तो केरला लेकिन केरला हम अप्रिशिएट करना चाहिए, केरला की गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, उनका ओवरसीज मिनिस्टर केसी जोसेफ, उमन चांडी और नौरका, ये सब लोग वो बहुत सारे कुछ दे आर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट एंड आल्सो दे आर कीपिंग स्टैटिस्टिक्स कंट्रोल ओवर हाउ मेनी पीपल आर। उसके पीछे एक क्या बड़ी वजह मैम ये भी है कि दरअसल केरला की जो आमदनी हो रही है बहुतेरा हिस्सा वो गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो लोग जाएंगे कैसे? हाँ। ये मजबूरी भी है केरला की, मतलब वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं लोगों पे। क्यों? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राधा। तो इकोनॉमी का, गल्फ इकोनॉमी से पिछले 25-30 साल से केरला की सबसे बड़ी इनकम जो गल्फ से आता है, $2 बिलियन आता है, $3 बिलियन आता है, बहुत सारे पैसा, बहुत सारे युवा जनों को नौकरी उधर से ही मिलता है। बहुत मुश्किल से होगा कोई भी एक फैमिली में एक आदमी कम से कम गल्फ में काम करता होगा। 60,000 नर्सेस गल्फ में काम करता अभी भी। तो नर्सेस 1960 से जा रहा था, बट अभी 80s के बाद ये एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो गया, रिक्रूटमेंट एजेंसीज आ गया था, इसका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा ही हो गया था। प्रवीण, जो बात आप पहले भी कह रहे थे, देखिए सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं है और लोगों की भी जो उम्मीदें, अपेक्षाएं, और आजकल तो हर कोई बाहर जाना चाहता है, उसको लगता है कि यहाँ पर 10,000 कमा रहा हूँ, बाहर अगर जो $800-900 यानी कि 50-60 हज़ार रुपए मिल गए तो वो बेहतर जिंदगी हमें मिल जाएगी और कबूतरबाजी भी रैम्पेंट हो गई है। लेकिन अब जब लगातार ये खबरें, ये सिलसिला, एक धारा प्रवाह जो बनती जा रही है, क्या हम कुछ सिस्टम्स इन प्लेस नहीं कर सकते हैं, एक व्यवस्था नहीं बना सकते हैं? फर्ज कीजिए, जो बात जब आपसे कनेक्शन कटा, मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं भारतीयों के, बहुतेरे देशों में जाते हैं, एम्प्लॉयर ने कहा कि नहीं पासपोर्ट दे दो, नहीं देते, उसके बाद वो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। क्या विदेश मंत्रालय इन बातों से अनभिज्ञ है, अनजान है? देखिए, बहुत कुछ किया तो जा सकता है। एक बीमा का स्कीम बनाया जा सकता है ताकि लोग मुश्किलों में पड़ जाएं, उनको पैसे की फिक्र ना करनी पड़ी हो कम से कम। ये भी किया जा सकता है कि रिक्रूटमेंट को सेंट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि लोग पैसे के लालच में कहो या मजबूरी में कहो, बहुत अपनी जान को खतरे में डालने को तैयार रहते हैं। आज की तारीख जो ये जिहादी फौजें हैं वो बगदाद से कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बगदाद से रोज फ्लाइटें भारत आ रही हैं, लेकिन वहां कोई अपनी नौकरी छोड़ के आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार नौकरी छोड़ के वापस आ जाए तो दोबारा ऐसी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होगा। और हर एक को सोचना पड़ता है कि मैं चांस लूं या ना लूं, और अफसोस की बात है कि लोग चांस ले लेते हैं, क्योंकि अब वही कहिए, जैसे मैं कह रहा था, लालच है या मजबूरी है, इस पे क्या कहा जा सकता है। लेकिन लोग अपने जान को खतरे में डालना चाहते हैं। अब ये जो मजदूर मोसुल में ही फंसे हैं, उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते से उन्हें कह रहे थे कि टीवी पे आ रहा है, बाकी जगह आ रहा है कि हालत बिगड़ गई है, आप वापस आ जाए, पैसे का फिक्र ना करें। लेकिन उनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, इसलिए वो घबरा रहे थे। ये बिल्कुल सही है कि नहीं, सिर्फ घबराहट नहीं है भारत के वर्कर जब बाहर जाते हैं, प्रवीण, हमारे दर्शकों को ये पूरी सेंस होनी चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। सिर्फ घबराहट नहीं, अब आपका पासपोर्ट ही नहीं है तो आप जाएंगे तो जाएंगे कहां? कोई आप बगदाद से या कहीं से भी फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली या मुंबई या चंडीगढ़ थोड़ा आ सकते हैं। आपके पास ये संदीप, शायद ये पूरी बात, ये बात पूरी सच्ची नहीं है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप किसी भी इंडियन मिशन पे जा सकते हैं और पासपोर्ट के लिए वहां एप्लीकेशन दे सकते हैं। यही बात है कि अगर वो एक बार आप करोगे तो दूसरी बार उस मुल्क में आपको नौकरी मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और उसी से लोग घबराते हैं। अब सीधी बात है कि कोई अच्छी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता है। आज की तारीख अगर आप किसी भी इंडियन मिशन में किसी भी मुश्किल में चले जाए तो इमरजेंसी पासपोर्ट वहां आपका बन जाएगा, आप मुल्क को छोड़ के वापस आ जा सकते हैं। और कई मिशंस में गल्फ में आप देखोगे, खासतौर से बांग्लादेश के मिशन पे, नेपाल के मिशनों पे,
कि उनके मजदूर जिनके बहुत बुरे हालत हो जाते हैं वो कभी हफ्ते हफ्ते महीने महीने मिशन में छुपे रहते हैं जब तक उनके वापस जाने का इंतजाम नहीं किया जाता है। तो ये बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, अब यही है कि कौन 6 महीने या 1 साल की तनख्वाह छोड़ के यहाँ कुछ किस्तें जिनके सर पे होती हैं, जिनके सर पे ये मजबूरियां होती है, कौन छोड़ के इतने आसानी से वापस आ सकता है। तो एक तरह से ये एक ट्रेजेडी है और किसी एक तरफ उंगली उठाना मतलब बड़ा मुश्किल है। ये भी कहना आसान है कि लोगों को एजेंट्स के जाल में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन कौन मतलब अच्छी नौकरी का मौका छोड़ेगा जी, ये कहना आसान है, शायद लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत ही ये ह्यूमन ट्रेजेडी की स्टोरी है कि मजबूरियां क्या होती हैं, पैसे की जरूरत के मायने क्या होते हैं, अपना एक अच्छा भविष्य देखने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर जाता है। लेकिन राधा, अगर थोड़ा सा बड़ी तस्वीर भी अब यहां पर खींचे, कुछ लोग नहीं आना चाहते, बहुत सारे लोग वापस भी आना चाहते हैं। भारत सरकार क्या कर सकती है इस वक्त? ये कहना कि नहीं अभी हम देख रहे हैं, वी आर वेटिंग वॉचिंग द सिचुएशन, उससे काम तो नहीं चलेगा ना। भारत सरकार क्या कर सकती है, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी हो सकता है? इराक नीति को लेकर भी हमारा कुछ बदलाव हम सोच सकते हैं क्या? मैंने बीच में ये अहमद, हमारा पुराना फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर था, वो पिछले बार जो इराक में हिमाचल से जो ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, उसने एक बैक चैनल टॉक्स बहुत सारे लोगों से किया था टू ब्रिंग देम बैक। शायद पैसा दिया होगा, उस कंपनी ने पैसा दिया, फॉर्मर ऑनवॉय तो भेजा है, ऑनवॉय को भेजा था। तो बैक चैनल पॉसिबल है, बट इस बैक चैनल आईसिस पे हम कैसे बैक चैनल करेगा? एक मिलिशिया ग्रुप है, अनकंट्रोल्ड, पता नहीं कौन इसका लीडर है, बट कौन कैसे, तो किससे बातचीत करेगा? पिछले बार में पैसे की लालच में था, उनसे नेगोशिएट कर दिया था, वो कंपनी वाले जिस कंपनी ने लेके गया उसको पैसा दिया था। तो देखो एक बैक चैनल, बट मैंने अब आज अहमद से बात करने में ये बोला कि देखो आप सरकार जो इराक की गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करो, बट आईसिस के खिलाफ ये जो मिलिशिया ग्रुप के भी एंटेगनाइज मत करो, क्योंकि शायद उनसे भी बात करना पड़ेगा हमको। तो ये एक बार्गेन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो वो विंडो भी ओपन रखो। ये बैक चैनल एफर्ट्स की बात मैं समझ गया। मेरा पॉइंटेड सवाल ये है राधा कि हमारी इराक को लेकर एक नीति है, अमेरिका अगर उनके लोग वहां फंसते हैं तो वो सीधा उनको पिकअप भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वो पॉलिसी उनकी अलग है। भारत का मानना यह है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम दखल नहीं देंगे, हम अपनी जमीन से रिफ्यूलिंग की भी इजाजत नहीं दी थी वगैरह वगैरह। वो इतिहास देश भी जानता है, आप भी जानते हैं। उसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जब हमारे दरअसल 10,000 लोग हैं जो अभी इराक में। नहीं देखो, इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये प्राइम मिनिस्टर भी जो कंट्रोल में है, प्राइम मिनिस्टर उधर का कंट्रोल में, आप किससे बात करोगे? उधर का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है अमेरिका को बोलो आके आप कुछ करो, हमको मदद करो। ये गवर्नमेंट जो है नाम के लिए है, कंट्रोल में कुछ नहीं है। अभी उधर का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बोलो कुछ करो, अमेरिका को देर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अमेरिका टू कम एंड से, वो खुद कंट्रोल में नहीं है, आप किससे बात करोगे? अभी एक बड़ी समस्या है। अभी देखो आइडियल सिचुएशन में तो करना चाहिए, आपको कुछ भी करना चाहिए, गवर्नमेंट का पॉलिसीज टुवर्ड्स दीज कंट्रीज, बट इस बार में हेल्पलेसनेस प्राइम मिनिस्टर से शुरू होता है। उषा जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या आप विदेश मंत्रालय से, देश की सरकार से क्या अपील करेंगी? आप नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, वहां जो नर्सें फंसी हुई हैं उनको लेकर सरकार तत्काल क्या कदम उठा सकती है? आखिरी सवाल आपसे। अभी मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द सिचुएशन इज़ वेरी खतरनाक की सिचुएशन है। उनको अगर वापस लेके आने के लिए हम अपील करेंगे, वो कैसे वापस लेके आएंगे ये तो सोचना पड़ेगा। जैसे मिस्टर राधाकृष्णन ने बोला कि हमें तो वो मिलिटेंट्स ISI से भी बात करना चाहिए, और कैसे उन लोगों को वो तिक्रित से बागदाद तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत खतरनाक है। हाँ, रास्ते में भी इलाके कब्जे में है, कुछ भी हो सकता है। सो वी आर रियली इन अ वेरी बैड सिचुएशन। अभी गवर्नमेंट से भी क्या बताना, दे आर ऑल्सो प्रोबब्ली डूइंग देयर बेस्ट। तो the best situation is if they can be brought here, like अमेरिका से हेल्प मांग के उनको इधर ले आ सकते हैं। तो सरकार को हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी। बड़े मुश्किल हालात हैं, ये भी हम समझते हैं, और सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें करें वो भी शायद बेमानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राधा आपका, उषा जी आपका, और प्रवीण स्वामी